जैसे एक समय में बीजेपी ने रियलाइज किया था ओबीसी की ताकत, और विशेष करके जो नॉन डोमिनेंट ओबीसी हैं अदर देन यादव, उनकी ताकत को रियलाइज किया था, और इसीलिए उमा भारती हो चाहे कल्याण सिंह हो और इस तरह के और नेताओं को लाए। और मेरे ख्याल से इसीलिए उन्होंने कहीं न कहीं ये पीछे रहा होगा कि नीतीश कुमार से भी समझौता किया और उनको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके वहां भी चुनाव लड़े। अब इस समय मोदी जी की जो बीजेपी है, पहले अटल जी की बीजेपी थी, अब जो मोदी जी की बीजेपी है, उसको ये ओबीसी का गणना कराने में, या जो जाति या जो जनगणना होनी है भारत की, वो टालने में और उसमें ओबीसी को इंक्लूड करने में या जातियों को इंक्लूड करने में, सभी जातियों को, आपको क्या लगता है कि उसमें ये कौन सी पॉलिटिक्स है? क्यों हिचक क्या है इतनी बड़ी उनको? क्यों मतलब अपने को गलत पाले में खड़ा कर रहे हैं एक तरह से? समस्या केवल यही है ना कि जो भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है वह हिंदुत्व का नैरेटिव है, यानी कोई जाति नहीं है, सब हिंदू हैं। इस बिना पर सबको पोलराइज करना चाह रही है और उसमें अपनी पैठ बनाने की उन्होंने कोशिश किया। संघ की यही राजनीति, संघ जाति की बात नहीं करता। और जब आप संघ की का स्वाभिमान आगे सामने होगा तो फिर वह अपने हक की बात करेगा, वह गवर्नेंस की बात करेगा। उसको हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं है, उसको यह बात समझ में आएगी कि आखिर मेरे लिए क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों के लिए अगर आप बात कीजिए कि जब आप सत्ता में आए तो आप किसको आगे किए? आपने रमन सिंह को आगे किया, आपने जयराम ठाकुर को आपने आगे किया, आप योगी जी आपके नेता हैं, आपने केशव मौर्य को अध्यक्ष बनाया, लेकिन जब ताकत देने की बात आई तो केशव मौर्य किनारे हो गए। आपकी राजनीति में और सवाल इस बात का है कि आज भारतीय जनता पार्टी मानी जो नारा लोग लगाते हैं कि आएगा तो मोदी ही, ये कौन लोग हैं? समाज का उच्च वर्ग है, समाज में जो आर्थिक रूप से संपन्न है वो लोग हैं। अरे वो कौन लोग हैं? वो पिछड़े नहीं है, वो दलित नहीं है। तो आपका नारा लगाने वाला और आपके हिंदुत्व के नैरेटिव को आगे ले जाने वाला जो वर्ग है, उसको अगर आप अपने साथ रोके रखना चाहते हैं तो आप पिछड़ों की, अगड़ों की, दलितों की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका पूरा का पूरा नैरेटिव प्रभावित होता है। लेकिन आपके लिए पिछड़े महत्वपूर्ण है, और अगर महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब आपको अपना अध्यक्ष बनाना होता है तो आज भूपेंद्र चौधरी साहब हैं, पिछले दिनों स्वतंत्र देव सिंह थे, उसके पहले केशव मौर्य जी थे, फिर कल्याण सिंह जी को बहुत आपने आगे किया, उमा भारती जी को आगे आपने किया। लेकिन उमा भारती के साथ आपने व्यवहार किया कि उनको पार्टी छोड़ के जाना पड़ा, अपनी नई पार्टी बनानी पड़ी, क्योंकि वो पिछड़ों की बात कर रही थी। इस नैरेटिव को संघ स्वीकार नहीं करता, क्योंकि ये जब आप याद कीजिए कि मंडल कमीशन की जब बात आई तो बीजेपी विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार का समर्थन कर रही थी, लेकिन जब रिपोर्ट लेकर के आ गए तो बीजेपी का व्यवहार क्या हो गया? वह इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते। स्वीकार करना उनके लिए संभव है क्योंकि पूरा का पूरा जो राजनीति का जो ढांचा है वो चरमरा जाएगा। लेकिन आप स्थिति है कि आप इनकार भी नहीं कर सकते। इसीलिए जो बिहार में जो सर्वदलीय बैठक हुई, उस बैठक में आपने इस रिपोर्ट पे तो टीका टिप्पणी की, लेकिन आप विरोध नहीं कर पाए। जो महिला आरक्षण बिल को लेकर के विपक्षी दलों की थी, विपक्षी दल इस रूप में आरक्षण को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। वो चाह रहे थे कि पिछड़ों को आप आरक्षण दीजिए, उसमें अलग से। सरकार तैयार नहीं थी। बावजूद इसके अपने रिजर्वेशन के बावजूद भी आपको उस बिल का समर्थन करना पड़ा कि यह संदेश न चला जाए कि आप महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ है। वही स्थिति बीजेपी की है। बीजेपी आज उस आरक्षण के जो इस जातीय जनगणना के सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट है, इसके खिलाफ नहीं खड़ा हो पा रही, बोल खूब रही है, लेकिन रिपोर्ट के खिलाफ इसलिए नहीं जा पाए, खासतौर से बिहार में, क्योंकि उसको ये पता है कि इस रिपोर्ट के खिलाफ का मतलब जो सशक्तिकरण का अभियान है उसकी खिलाफत है, जो सामाजिक न्याय के आंदोलन की गतिविधियां हैं उसके खिलाफ खड़ा होना है। तो जब अगर आप इसके खिलाफ खड़े हो गए और पिछड़ा आपसे असंतुष्ट हुआ तो आएगा कौन आपके साथ? अच्छा, आपने जिक्र किया था सुनील जी ने उत्तर प्रदेश का कि भाई आपने यहाँ नेतृत्व जो है वो पिछड़े वर्गों को नहीं दिया, जबकि वोट उनके आपने लिए। और देखिए कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी भी बनारस में चुनाव अपना के लिहाज से भी अनुप्रिया पटेल से जो है वो चुनावी समझौता करते हैं। कोई बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन 2 सीटें के ही सही।
संजय निषाद को अपने पाले में लाते हैं, ओम प्रकाश राजभर को वो चले गए, तोड़ के फिर वापस लाए, अमित शाह लाए, और इसी तरह एक महान दल है मेरे ख्याल से, वो भी अब इन्हीं की तरफ झुक रहा है। तो ये लोग जो आए थे और जिनको मोदी जी ने एक मतलब ओबीसी पॉलिटिक्स, या जिसको कई पिछड़े को वोट लेने के लिए, अति दलित अति पिछड़ा का वोट लेने के लिए अपने साथ इकट्ठा किया था, अब समाज से इन लोगों पे कैसा प्रेशर पड़ेगा अगर बीजेपी कोई एक इस मामले में कोई ऐसा फार्मूला नहीं लाती है जो स्वीकार्य हो इन लोगों को, तो क्या फर्क पड़ेगा? इन लोगों पे कितना दबाव पड़ेगा समाज का? इनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा। इनको इनकी स्थिति यह बनेगी कि या तो उसके समर्थन में खड़े होंगे, ये इसके खिलाफ नहीं जा सकते, अन्यथा इनका जो वोटर है इनको छोड़ के चला जाएगा। अगर आप पिछड़ों की, आप राजभर का नेतृत्व कर रहे हैं, तो राजभर आपके साथ क्यों है कि उसके पिछड़ेपन को आप दूर करेंगे, उसके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को आप बढ़ाएंगे, उसकी आर्थिक गतिविधियों को आप बढ़ाएंगे, उसको आरक्षण का लाभ आप दिलवाएंगे। और अगर आप इस अभियान में शामिल नहीं होंगे तो आपका समर्थक छोड़ करके उन ताकतों के साथ चला जाएगा जो उनके हित की बात कर रहा है। इसीलिए संजय निषाद हो, राजभर हो, ये किसी ने उसका विरोध नहीं किया, जब अनुप्रिया पटेल उसके समर्थन में है। जी जी, ठीक कह रहे, ठीक कह रहे। अच्छा देखिए, कर सकते हैं जी जी, सही है। अभी वृंदावन से आचार्य देवेंद्र चैतन्य जी का देखिए वही कमेंट आ गया, वही कि अगड़े पिछड़े की राजनीति पुरानी हो गई है। मतलब एक तरह से जो हम समझ सकते हैं कि भाजपा समर्थक क्या कहना चाह रहे हैं, हालांकि मैं जानता नहीं कि उनकी लीनिंग्स किधर है, लेकिन मेरा अनुमान है। देवकीनंदन जी, आपको क्या लगता है कि अब इन लोगों के पास क्या विकल्प है, ये इंडिया अलायंस और भाजपा की तरफ, ये जिनका हम, क्योंकि यूपी की पॉलिटिक्स में काफी असर पड़ेगा, और यूपी की पॉलिटिक्स बीजेपी की केंद्रीय पॉलिटिक्स के लिए मैं समझता हूँ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब भाजपा या मोदी जी दोबारा दिल्ली में आते हैं या नहीं आते हैं, इसका सबसे बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश से होने वाला है, अगली जो राजनीति आने वाली है। तो देवकीनंदन जी, आपको क्या लगता है कि इसका यूपी की पॉलिटिक्स पे क्या फर्क पड़ने वाला है, जहां पर मोदी जी मुख्यमंत्री हैं? देखिए क्या है, देखिए उत्तर प्रदेश में इसका असर हर स्टेट में पड़ेगा, बिहार से लगा हुआ इलाका है, और बिहार के बाद सबसे पहले उत्तर प्रदेश में ही ये डिमांड हुई थी जातीय सर्वे कराने की और जातिगत गणना कराने की मांग अखिलेश यादव ने की थी, और उनके जो और कई एलाइज हैं जो बैकवर्ड लीडर हैं उन्होंने की थी। ये बात तो ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश में जो 2024 का चुनाव होगा, 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, एक बड़ा चंक है उत्तर प्रदेश, और ये भी कहा जाता है कि जो देश का जो रास्ता होता है प्रधानमंत्री का, वो उत्तर प्रदेश से होकर के ही जाता है। और 2014 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए उत्तर प्रदेश आना पड़ा था, और उस समय 2014 में हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स और विकास की पॉलिटिक्स जरूर मोदी जी कर रहे थे, लेकिन वहां भी बैकवर्ड का उसके साथ तड़का लगा हुआ था। जैसा अभी आपने बताया कि अनुप्रिया पटेल को उन्होंने साथ लिया। अनुप्रिया पटेल ही एक ऐसी एलाई हैं उनके गठबंधन में जो अभी तक मौजूद हैं 2014 से। बाकी सारे एलाई जितने भी हैं, और एक महाराष्ट्र वाले हैं जो मंत्री हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, वो है। इसके अलावा सारे एलाई अठावले बाकी सारे एलाई भारतीय जनता पार्टी से अलग हो चुके हैं, एनडीए से अलग हो चुके हैं। और अनुप्रिया पटेल, मोदी जी हर जगह परिवारवाद की बात करते हैं, लेकिन अनुप्रिया पटेल खुद केंद्र में मंत्री हैं और उनके पति उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं। ये परिवारवाद उनको मुझे लगता है कि ये परिवारवाद होगा भी नहीं, क्योंकि उनको नजर नहीं आ रहा है। वो भी अपने पिता की राजनीति ही विरासत में उनको मिली है। हाँ, वो भी वही, और पूरा ये परिवारवाद ही, बल्कि परिवार की ही पार्टी अगर मैं कहूँ तो बात गलत नहीं होगी। नंदन जी, अनुप्रिया पटेल नहीं है इस रूप में। आप देखिए ओम प्रकाश राजभर, क्या वो अपने बेटे को राजनीति में आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं? उसके लिए नहीं है। संजय निषाद, क्या वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। संजय निषाद के परिवार के 4 लोग इस समय संवैधानिक पद पर हैं। सब पैकेज डील है, और वहां की राजनीति जो है, वहां उनका परिवारवाद नहीं दिखता है। और अब तो वहां परिवारवाद नहीं है।
लेकिन जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में ये जो बैकवर्ड की पॉलिटिक्स है, इसका पूरा असर पड़ेगा मुझे जो लगता है। और देखिए, वैसे भी यहाँ पर जो पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था कास्ट 2022 में जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में जो गठजोड़ एक तरीके का कास्ट का इक्वेशन अखिलेश यादव ने बैठाया था, इसी वजह से अखिलेश यादव को 125 सीटें मिली, और कोई वजह नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इतना हिंदू मुस्लिम किया, इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जीत गई। बाकी कोई रीजन मुझे तो नजर नहीं आता है। बहरहाल अब 2024 का चुनाव है, इसमें 6 महीने का वक्त बचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने जो आज स्टैंड लिया है कि हम गरीब हैं, गरीबों की हम ख्याल रखते हैं, गरीब हमारी जाति है, मुझे नहीं लगता है कि वो स्टैंड से पीछे हटेगी और जातिगत गणना की कोई घोषणा करेगी। मुझे इस तरह की कोई संभावना नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि अगर हम जातिगत गणना की घोषणा भी कर देते हैं, हम करा नहीं पाएंगे, और अगर कर भी देते हैं तो जो हिंदू हिंदू हम बात करते हैं, वो हिंदू को तोड़ने का काम हम खुद ही कर देंगे। और अगर हम खुद करेंगे तो फिर हम एकजुट हिंदुओं होने की बात कैसे करेंगे? इस वजह से मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये बैकवर्ड क्लास का जो गिनती की जो बात आ रही है, जनगणना की बात आ रही है, उसमें कोई अपनी दिलचस्पी दिखाएगी, बल्कि कोई योजना उनकी तरफ से बन रही होगी कि आखिर हमारे पास इसका क्या काट है, कौन सा ऐसा उपाय किया जाए कि ये जातीय गणना बंद हो जाए, इस पर बात होना बंद हो जाए। और इसके लिए जैसे ही उन्होंने प्रयास भी शुरू कर दिया, इसके लिए जैसे ही रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट आने के 24 घंटे के भीतर से ही पूरे देश में टेलीविजन के जरिए ये माहौल बनाने की कोशिश शुरू हो गई कि जातिगत गणना का विरोध होने लगा। कोई विरोध मुझे नहीं लगा कहीं कोई सड़क पर आया, कोई 10 आदमी आ रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो। उसके बाद बल्कि दिल्ली में एक बड़ी रैली हुई, लेकिन वो रैली पेंशन को लेकर के थी, जिसमें करीब 10 लाख से ज्यादा लोग थे। इस तरह की कोई रैली नहीं हुई, कोई 10-20 लोग प्रदर्शन भी नहीं किए, किसी नेता ने बयान भी नहीं जारी किया कि जातिगत गणना का विरोध हम कर रहे हैं, चाहे वो फॉरवर्ड क्लास का हो, चाहे वो किसी कास्ट का हो। अब मैं समझता हूं कि लेकिन टेलीविजन के जरिए ये बताने की कोशिश हो रही है कि इसका विरोध हो रहा है, दो लोगों को बिठाया जा रहा है, और ये पूरी तरह बताने की कोशिश, और धीरे धीरे ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाएगी कि इसका बड़ा विरोध हो रहा है जातिगत गणना का। और जब ये बात शुरू होगी तो भारतीय जनता पार्टी की ये भी थिंकिंग है कि जो उसका जो वोट बैंक जिसे कहा जाता था पहले, ब्राह्मण या मतलब ब्राह्मण बनिया की जो पार्टी हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी, उस पर भी कांग्रेस जैसे जैसे मजबूत होगी तो उस पर भी उनका, उस वोट पर भी उनका संकट है। तो इस तरह करने से टेलीविजन में जो विरोध होगा, उससे ये जो वर्ग है ये इनके साथ जुड़ा रहेगा, और जो बैकवर्ड क्लास है उसको वो हिंदू बना करके वो सामने लेकर के आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी वो इस जातिगत गणना का समर्थन नहीं करेंगे। आपकी बात सही है, लेकिन मेरे ख्याल से भारतीय जनता 2 मामलों में बहुत मैच्योर हो गई है। एक तो वो टेलीविजन देख के या टेलीविजन के आधार पर अपना ओपिनियन नहीं बनाती है। अब उनको पता है कि टेलीविजन का रिमोट किसके पास है, हमारे पास नहीं है, हम देखते जरूर हैं, लेकिन रिमोट मालिकों के पास है, और मालिकों के मालिक कौन है इस समय सबको पता है। दूसरी मैं समझता हूं कि भारतीय जो समाज है वो इतना मैच्योर हो चुका है कि उसको ये जो काम दूसरे जगहों पर बहुत जद्दोजहद के बाद हुआ, जिसको ये हमारे यहाँ इसको एक तरह से कई समीक्षकों ने पीसफुल रिवॉल्यूशन कहा कि भाई देखिए मायावती आके मुख्यमंत्री बनती हैं, और उसको उस समय नरसिम्हा राव ने बहुत बड़ी क्रांति कहा और विरोध नहीं हुआ, एक्सेप्ट किया, वही बीजेपी ने उनको स्पॉन्सर किया। इसी तरह हमारे यहाँ जहाँ पहले ये सब अपर कास्ट के चीफ मिनिस्टर होते थे, या तो अब ओबीसी के नेता सब लालू, मुलायम या अखिलेश या और राज्यों में हो रहे। तो मेरे ख्याल से हमारा भारतीय समाज भी इन चीजों में मैच्योर हो गया है, और अब कोई बड़ा
बवाल नहीं होना है सड़क पे किसी चीज पे। लोग रियलाइज कर रहे हैं कि भाई समाज में सबको उसका जो समुचित न्याय मिलना चाहिए। बहुत दिनों तक आप वंचित नहीं रख सकते एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, और खास करके जो सोशलिस्टिक जो है उसकी बुनियाद जहां रखी गई थी। तो मुझे लगता है कि कोई न कोई एक सर्वसम्मति या एक कंसेंसस जरूर उभरेगा, जैसा कि नीतीश कुमार ने भी देखी कोशिश यही कर रहे हैं ना कि उसके उन्होंने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। भवेश जी, मेरे ख्याल से हम लोग काफी देर चलते, आपको लगता है कि ये जो पार्टिसिपेशन है सभी वर्गों का, जिसका एक टूल है जातीय जनगणना, तो इस पे कोई आम सहमति आपको लगता है कि बन सकती है और इसकी पहल मोदी जी करेंगे? देखिए, मुझे तो ये साफ तौर पे लगता है कि ये जमीन से आ रही आवाज है और जमीन से आ रही आवाज को देर सवेर सभी पार्टियों को सुनना पड़ेगा। अगर ये आवाज नहीं सुनाई देगी, लोकतंत्र में लोगों की आवाज नहीं सुनाई देगी, तो ये बात बनने वाली नहीं है। जो भी देखिए, राजनीति ऊपर से नीचे नहीं, अब नीचे से ऊपर की राजनीति हो रही है कि जनता क्या कर रही है। ठीक है कि भारत में शिक्षा का स्तर वो नहीं आया है, लेकिन जागरूकता का स्तर वो है कि लोग अपनी बात, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं। और आज की तारीख में सोशल मीडिया, आप मार दीजिए मीडिया को, है अलग कर दीजिए, वो तो उनके सरकार के साथ में है, सत्ता के साथ में मलाई खा रहे हैं और वो उनकी आवाज कर रहे हैं। लेकिन अब लोगों के पास ये एक बहुत बड़ा हथियार है, सोशल मीडिया का हथियार है। और आप देखिए कि जब से रिपोर्ट आई है तब से ट्रेंडिंग, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, जातीय जनगणना ट्रेंड कर रहा है, ढेर सारे ट्वीट्स किए जा रहे हैं। और ये ट्वीट कोई सिर्फ सोशल पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से नहीं है, ये आम लोग भी ट्वीट कर रहे हैं। तो आप देखिए कि एक सामाजिक क्रांति की ओर बढ़ चुका है समाज, और ये सामाजिक क्रांति, ये सामाजिक बदलाव, ये सामाजिक सोच, ये राजनीतिक सोच को बदल देगी। और आज भले ही भारतीय जनता पार्टी को लग सकता है कि वो हिंदुत्व का अगर साथ छोड़ देंगे तो वो हिंदुत्व उनके हाथ से फिसल गया तो सत्ता में नहीं लौटेंगे, लेकिन जिस दिन उनको ये एहसास होगा कि ये सत्ता ही चली जाएगी अगर हमने हिंदुत्व को पकड़े रखा, तो मुझे लगता है कि ये सत्ता को फिर पकड़ना चाहेंगे और सत्ता को पकड़ने के लिए ये बदलेंगे। ऐसा नहीं है कि ये बदले नहीं है, ये वक्त वक्त पर बदलते रहते हैं। और अभी आप देखिएगा कि मोहन भागवत की ओर से कुछ ऐसी बात आ जाएगी, तो भी आया था, थोड़े दिन पहले आया था कि आरक्षण को लेकर वो अदला बदली अलग पलट करते रहते हैं, तवे पर रोटी जो है इधर से उधर सेकते रहते हैं। तो ये देर सवेर अकल तो इनको आएगी और समाज की ये हकीकत भी उनको समझ में आएगी। अब सवाल सिर्फ ये है कि इस जगह पे जब ये बात आ गई है, जब ये रिपोर्ट आ गई है बिहार से, तो इस रिपोर्ट के आने के बाद ये थोड़ा इंतजार लोगों को हो सकता है, या एक नीतीश कुमार के खिलाफ में एक बात जा सकती है कि वो इस रिपोर्ट को तो ले आए, लेकिन इस रिपोर्ट के आधार पर कोई फैसला नहीं कर पाए, कोई काम नहीं कर पाए। लेकिन मुझे लगता है कि वो शायद इस बात को वो भी समझ रहे हैं कि अगर हमने सिर्फ रिपोर्ट प्रकाशित करके अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश की तो जनता फिर उनके ऊपर भी उस तरह का आक्रामक तेवर हो जाएगा और उनको एक राजनीतिक बड़ी भारी भूल साबित होगी उनके लिए। तो ये वास्तविकता जो है सबको समझ में आ रही है, बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। और कई बार होता है ना कि राजनीतिक दलों में भी कई बार कुछ चीज़ों को लेकर उनको लगता है कि ऐसा प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं, उनको लगता है कि अभी इससे बात टल जाएगी। ये टलने वाली बात है नहीं। भारतीय जनता पार्टी की तो आदत है कि अपने भ्रष्ट नेताओं को भ्रष्ट नहीं करती है, अपने बलात्कारी नेताओं को भी गिरफ्तार करवाने में कितना देर करती है, लेकिन आखिरकार जेल पे जाते हैं ना लोग, आखिरकार पकड़े जाते हैं ना। ये सब होगा, ये सब बदलेंगे और इनको बदलना ही होगा, इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आप इस चर्चा का फिलहाल समापन करें, और उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर लूं अपने दर्शकों से कि भाई देखिए, हमारे ये जो चर्चा होती है, हम लोग इशू बेस्ड चर्चा करते हैं, और आप जानते हैं कि हमारा ना इधर से ना उधर से कोई लेना देना नहीं है। और ये जो हम लोग डिबेट भी चलाते हैं, ये हम लोग अपने पॉकेट से खर्च करके चलाते हैं, हम ये भी नहीं कि भाई कहीं से फंडिंग लाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट इतनी है, मदद इतनी चाहिए कि आप इसका लिंक जो है अपने मित्रों को, अपने ग्रुप्स में जरूर भेजिए। और ये भी है कि आप सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब के साथ साथ आप उसका
बटन भी दबाइए ताकि आपको जो घंटी है ताकि आपको सूचना मिलती रहे। और अब भवेश जी समापन करेंगे आखिरी टिप्पणी। बिल्कुल सही है, हम लोग काफी लंबी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ये चर्चा 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे 20 घंटे में भी खत्म होने वाली नहीं है। ये चर्चा देश में भी होनी चाहिए, और जब तक ये चर्चा नहीं होगी, जब तक ये आम लोगों के बीच में चर्चा नहीं होगी, जब तक हम राजनीतिक दलों की मंशा को नहीं समझेंगे, तब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। और हम लोग जब बात करते हैं तो हम जनता के इंसाफ के लिए बात करते हैं। इसमें हमारा सिर्फ हित नहीं जुड़ा है, इससे जनता का हित जुड़ा है। और जनता, किसी भी लोकतांत्रिक देश में जनता वही मजबूत होती है, वही लोकतंत्र मजबूत होता है जहाँ की जनता समझदार होती है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि जनता, आम लोग अपने बीच में इस तरह की चर्चाएं करें और सही और गलत को समझने की कोशिश करें। चैनलों पर भी चर्चाएं हो रही हैं, उसको भी समझें, उसकी असलियत समझें, उसके तर्कों को समझें। और इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन आपको सही और गलत बात करने वालों में भी चुनाव करना पड़ेगा। कौन लोग सही बात कर रहे हैं, कौन लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, किनके पास सही आंकड़े हैं, किनके पास सही दृष्टिकोण है। तो इस लिहाज से सबको सोचना है। आप मुझे सच मानिए न मानिए, लेकिन आप सच्चाई की तलाश में रहिए। हम लोग भी सच्चाई की तलाश में रहते हैं और हर रोज उसकी तलाश में ही आपके सामने आते हैं और आपसे कुछ सच साझा करते हैं, जो हम उस समय तक उसको सच मानते हैं। हमने जो चर्चाएं की, जो सुनील जी ने बातें कही, जो रामदत्त त्रिपाठी जी ने बातें कही, जो अभी मिश्रा जी कह के चले गए, देवकी नंदन मिश्रा, वो सब उनका अपना सच है, आपका भी अपना सच है। आप उसकी तलाश कीजिए। इस कार्यक्रम को फिलहाल हम समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे इसी समय 8:30 बजे इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के मेहमान के साथ। नमस्कार।